हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस क्या होता है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो सीरीज चल रही है ये आपके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सीरीज को ही कंटिन्यू किया गया है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रुप होता ये है कि जब कभी भी हमारे पास कोई कंपाउंड होता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाए, या तो बी की तरफ चला जाए या ए की तरफ चला जाए, तो उसके जाने के बाद कुछ इफेक्ट्स होते हैं, खास करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सपोज यहाँ पे कोई भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड होता या फिर कोई एटम होता और वहाँ पे ऐसा इफेक्ट हो रहा होता, तो उसके 4 अलग से इफेक्ट बन के आते हैं, जिसमें से पहला हमने स्टडी कर लिया जिसको कि हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, राइट। अब दूसरा हम स्टडी करने वाले हैं जिसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे, जिसके अंदर आज हम रेजोनेंस समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये रेजोनेंस क्या होता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि हम रेजोनेंस को ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये स्ट्रक्चर है। तो चलिए इस रेजोनेंस को समझते हैं और शुरू करते हैं इसका पर्पस जानना। देखिए, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमें अपना प्रॉपर बिहेवियर एक स्ट्रक्चर में नहीं बता पाते। अगर आप उनका सिंगल लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आप वहां से प्रॉपर डिटेल यानी कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाते। डिटेल से मेरा मतलब है आप उनकी इंफॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड लेंथ नहीं पता कर पाते शायद पूरी तरह से, या बॉन्ड एंगल नहीं पता कर पाते एक ही स्ट्रक्चर में, या फिर शेप नहीं पता कर पाते, हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता कर पाते, ठीक है, या फिर उनका जो ओवरलैपिंग है वो नहीं समझ में आता। तो ये सारी जो डिटेल है ना, प्रॉपर डिटेल, ये एक स्ट्रक्चर से आपको नहीं समझ में आता। और जब किसी कंपाउंड के एक स्ट्रक्चर से ये सारी डिटेल समझ नहीं आती है तो हम बनाते हैं उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब जाहिर सी बात है, रेजोनेंस अगर नाम दिया गया है तो इसका यही मतलब होगा कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि एक वाला तो प्रॉपर तरीके से डिटेल दे नहीं रहा, एक वाला तो लोएस्ट स्ट्रक्चर होता है। तो इसी चीज़ को समझते हैं। ऐसी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? मोस्टली जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है और बेंजीन खास करके, वहाँ पे आपको रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और चैप्टर 4 में भी आपने ये चीज़ डिस्कस किया होगा जब बेंजीन का एग्जाम्पल लिए थे और हमने रेजोनेंस को समझने की कोशिश की थी। वहाँ पे आपने ओजोन के मॉलिक्यूल्स में भी रेजोनेंस समझा था। तो आइए शुरुआत करते हैं कि बेंजीन में ऐसा क्या खास है और डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, a number of organic compound cannot be accurately represented by one structure। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि एक स्ट्रक्चर से, वन स्ट्रक्चर से आप उसको एक्यूरेटली नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट का क्या मतलब होता है मैं बता चुका हूं, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन एक ऑर्डिनरी रिप्रेजेंटेशन करके देखिए। बेंजीन का कुछ ऐसा दिखेगा आपको, राइट। ओके, दिस स्ट्रक्चर हैज 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। यहाँ पे आपको 3 जगह पे तो सिंगल बॉन्ड दिखेंगे, इस जगह पे जहाँ ग्रीन वाला है, इस जगह पे और इस जगह पे। वेयर एज जहाँ जहाँ पे पर्पल है वहाँ पे डबल बॉन्ड दिखेगा। ओके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उनकी लेंथ होती है 1.434 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप ऐसे कह लीजिए 1.34 पिकोमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्या लेंथ होती है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनकी लेंथ होती है 134 पिकोमीटर। पिकोमीटर में अगर लिखेंगे तो ये मिलेगा। और सिंगल की लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो हर जगह पे सिंगल पे यही चीज़ होना चाहिए, हर डबल पे यही होना चाहिए? बट ऐसा होता नहीं है बेंजीन में। बेंजीन के हर एक बॉन्ड का, वेदर वो डबल हो चाहे वो सिंगल हो, हर एक बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है बेंजीन के केस में वो निकल के कुछ और आता है, और उसकी वैल्यू जो है वो होती है 139। यानी कि बेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 139 पिकोमीटर, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, चाहे ये सिंगल होता चाहे ये डबल होता। तो ये वेरिएशन जो है ये दर्शाता है कि बेंजीन का ये एक स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए। ओके, आगे स्टडी करते हैं। बट इट हैज बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन आर आइडेंटिकल। सारे के सारे एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, और उनकी वैल्यू 139 पिकोमीटर है।
एंड हैव सेम बॉन्ड लेंथ दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करी है। Thus the benzene structure of benzene cannot be represented by single structure। जैसा मैंने बताया एक स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। It can be represented equally well by energetically similar structures 1 and 2। ओके अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दो अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दोनों ही संभव है। जहाँ पे इस जगह पे सिंगल बॉन्ड है, इसको शिफ्ट करके अब यहाँ पे कर दिया गया, तो फिर यहाँ का डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर अपने आप में सही है। इसीलिए तो बेंजीन को इस तरीके से भी लिखते हैं कि यार कहीं भी बॉन्ड लगा दो, आप बात तो एक ही पढ़नी है, तो आप बेंजीन को कुछ ऐसे ही बना सकते हो। ये सारे आपके इसके बॉन्ड हो गए और उसके बाद बीच में एक सर्कल कर दो। इसका मतलब ये है कि कहीं भी डबल और कहीं भी सिंगल कर लो, बस ऑल्टरनेट होना चाहिए। ओके, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 2। ये एक प्रकार का हाइब्रिड है, कभी यहाँ कभी यहाँ। ठीक है, इंटरमिक्सिंग है। डबल कभी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ जा सकता है, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ सकता है। तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाइब्रिड है ऐसा केस, राइट। तो बेंजीन के केस में बॉन्ड कैसे होते हैं? हाइब्रिड होते हैं। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस इज प्रोवाइडेड बाय नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन के केस में भी आप ध्यान से देखेंगे, ये नाइट्रोमीथेन का एग्जाम्पल है जहाँ पे आप डबल बॉन्ड चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए, स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन इसकी जब स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो एक स्ट्रक्चर नहीं देता है स्टेबिलिटी। ये कभी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ हो सकता है और यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ भी जा सकता है। तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। ये भी हाइब्रिड है, एक से ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो एक तो होता है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, राइट, और एक होता है जो इसका स्ट्रक्चर अलग आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये बनाया, आपके हिसाब से ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था, तो दिस वन इज योर एक्चुअल स्ट्रक्चर, राइट। ओके, ये इसका हो गया एक्चुअल स्ट्रक्चर। और वैसे देखा जाए तो हाइब्रिड होके ये सारे स्ट्रक्चर निकल के आए हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, अगर मैं यहाँ पे रब करके लिख के दिखाऊं आपको, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है, एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है माइनस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है, वो जो निकल के आता है उसे कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आ गया? ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी एक प्रकार का डिफरेंस होता है। एक्चुअल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा, एक्चुअल एनर्जी में जो एनर्जी होगा और हाइब्रिड में जो एनर्जी होगा, उनका जो अंतर है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये वाला जो है इसकी एनर्जी है सपोज कीजिए 20 जूल, ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर, इनकी एनर्जी लेट सपोज मान लेते हैं कि इनकी एनर्जी है 30 जूल। तो अंतर कितने का आ गया? 20 जूल और 30 जूल में अंतर आ गया आपके हिसाब से 10 जूल का। तो ये जो रेजोनेंस होगा वो 10 जूल होगा। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी 10 जूल का होगा। ठीक, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से कौन सा सेलेक्ट करे? तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो वाला सेलेक्ट करना है, और जो ओरिजिनल था। तो डिफरेंस in the energy between the most stable contributing structure for a compound and its resonance hybrid is called resonance और resonance stabilization energy। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट था कि क्या होता है resonance stabilization energy। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्टेबल करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, तो स्टेबल तो ऐसे ही करोगे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इनके बीच का अंतर निकाल लो, उसे भी आप यही कह सकते हो। तो ये चीज़ समझ गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। जब आप रेजोनेंस बना लेते हैं तो क्या इफेक्ट होगा? देखिए, अगर पहले स्ट्रक्चर में आपको मैं लेके चलूं, यहाँ पे समझिए, होता यही होगा कि यार ये बॉन्ड जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी शिफ्ट हो रहे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक भी हो गया। तो इफेक्ट भी कुछ इसी प्रकार से होगा। चलिए, यहाँ पे बोला गया द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल बाय इंट्रैक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एडजेसेंट एटम। तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है अगर आप शिफ्ट कराते हैं, हाइब्रिड बनाने के लिए इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराते हैं। डबल बॉन्ड को आप पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे रब करके मैं लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। इसे किया इरेज, फाइन, ओके। चलिए देखिए इस चीज को, यहां से डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां चला गया, तो जब शिफ्टिंग कुछ इस प्रकार से होगा तो यहां पे लोन पेयर भी आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तभी तो यहां पे बना डबल बॉन्ड, राइट। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है तो उस वक्त क्या होता है, ये तो लूज कर देता है, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ये इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो ये चार्ज डेवलप हुए हैं, यानी कि जो पोलैरिटी आया है,
वही इसका इफेक्ट होता है कि पोलैरिटी आ जाता है इन पे, ठीक है, पोलैरिटी। तो डेवलपमेंट ऑफ पोलैरिटी इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इफेक्ट में पोलैरिटी आ जाता है। ओके, चलिए कहाँ पे आ जाता है, डबल बॉन्ड के ऊपर आ जाता है। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग चलती है, डबल बॉन्ड टूट के कहीं और जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसके टाइप्स को हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।